डॉक्टर देशमुख को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। डॉक्टर देशमुख को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड भीजा बाबू के लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड भीजा बाबू के लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मैं अपनी तरफ से, अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले जो बॉर्डर पर 600 किसान शहीद हुए अब तक, यहाँ पर कॉमरेड दत्ता देशमुख का, कॉमरेड बावके का तस्वीर लगा हुआ है। और इस मौके पर निश्चित रूप से इस आंदोलन को जिन्होंने पहले से ताकत दी है, शांताराम पाटिल जो अजीत पाटिल के पिताजी थे, उन सबको इस मौके पर मैं याद करता हूँ और मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और साथ ही महाराष्ट्र की इस महान धरती को जो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजगुरु और बड़े बड़े समाज सुधारकों की, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, उसे नमन करता हूँ और उसे श्रद्धा देता हूँ। अभी हम लोग दिल्ली से आए हैं, संवाद यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है और आज इस मीटिंग के साथ उसका समापन है। हमने करीब करीब औरंगाबाद से शुरू करके दर्जन भर जिला में यात्रा की, करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा की। कुछ बड़ी बड़ी सभाएं भी हुई, 10-10 हजार की सभाएं हुई। आदिवासी समाज, बड़े पैमाने पर महिलाएं भी जुटी और बहुत प्यार और सम्मान मिला। अच्छा खाना साथियों ने खिलाया और दोनों संगठन, श्रमिक शेतकारी संगठन और सत्यशोधक शेतकारी संगठन के साथियों ने बहुत ऊर्जा और ताकत लगाई। तो इस सफल यात्रा के लिए उन तमाम साथियों को, आप सबको और महाराष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम संदेश लेकर के आए थे दिल्ली से और अब महाराष्ट्र का संदेश लेकर के दिल्ली जाएंगे, देश में जाएंगे। तो हमने देखा कि संदेश यहाँ पहुंचा हुआ है। 9 महीने से अब 26 तारीख को 10 महीना पूरा होगा। जो त्याग, समर्पण, कुर्बानी के साथ पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के और देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, तो उनकी कुर्बानी, उनका त्याग बेकार नहीं गया है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जगाया है और गांव-गांव में उनका संदेश पहुंचा हुआ है। महाराष्ट्र के सुदूर गांवों में, आदिवासी इलाकों में, जंगलों में जाकर भी ये महसूस हुआ कि वो संदेश पहुंच गया है, तो आंदोलन सफल है। ये हमने देखा है, एक एक घटना की रिपोर्ट है। मैं 2-3 विषय पर बोलूंगा। इस आंदोलन ने इस देश को एक आशा दी है। इसके पहले मोदी की सरकार जब से आई है, तो एक एक तबके पर वो सिलसिलेवार ढंग से हमला कर रही है। कॉर्पोरेट्स को छूट मिल रहा है, सिलसिला पहले से भी चल रहा है। मोदी के आने के बाद और वो बढ़ गया छूट देने का। कॉर्पोरेट को बैंक से बड़ा बड़ा लोन दे दिया जा रहा है और किसान का लोन रह रहा है तो उसके कमर में रस्सा लगाया जा रहा है। 10 लाख करोड़ 10 साल में उनका बैड लोन करके माफ कर दिया। जिस समय बैंक से लोन मिल रहा है उनको, उसी समय तय हो जा रहा है कि ये लोन लौटना नहीं है, अब फिर भी उनको लोन मिल रहा है। और बगल में जाता वो कहते हैं, वो अरुण जेटली भी बोलते थे
तो माफ नहीं हो रहा है। एक नया शब्द उन्होंने कहा कि राइट ऑफ हो जा रहा है, उसको हमने खत्म कर दिया। माफ नहीं किया, खत्म कर दिया। तो क्या मतलब? ये चालाकी है। और उस समय पहले इनके आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के चलने का यही तरीका है, ये देश के लोगों को, सरकार को समझ लेना चाहिए। तो हमने कहा कि देश के किसानों का कर्जा माफ करना, खेती को ताकत देना, अमेरिका जैसे, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, तरह तरह का बॉक्स बना करके इतना भर सब्सिडी देते हैं किसानों को कि उनकी उपज फ्री में हो जाती है। तो यह भी पूंजीवाद के ही चलने का तरीका है। यह कोई पूंजीवाद के चलने का तरीका नहीं है, तो बात नहीं है। इस देश के हम नागरिक हैं, हम देश को खिलाते और जिलाते हैं, तो हमारी खेती घाटे में जाए, हम पर कर्जा चढ़े, हमारे 4 लोग आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लें, तो हमारे कमर में आप रास्ता लगाएंगे और पूंजीपतियों का खर्च होगा तो उसको आप बैड लोन घोषित करके माफ कर देंगे। ये नहीं चलेगा, लेकिन ये चल रहा है, मोदी राज में चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक एक नीतियां देश के सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं लगातार। रेलवे तक को बेचने की बात आई, जो इस उम्र के सभी लोग अपने आज से 10 साल पहले सोच नहीं सकते थे कि रेल भी बिकेगा, वो रेल भी बिक रहा। तो कहां ले जाना चाहते हैं देश को? रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा खा गए, डीमोनेटाइजेशन करके सब नोट खत्म करके घर घर से पैसा जमा करवा लिया बैंक में। खुलेआम हम देख रहे हैं कि बैंक में पैसा जमा हो गया तो नीरव मोदी 13,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया। तो कहां ले जाना चाहते हैं? और बेचते बेचते अब आप कह रहे हैं कि खेती भी कॉर्पोरेट के हाथ में देंगे। किसानों ने अपना पेट काट करके, भूखे रह करके, सुसाइड झेल करके इस देश की खेती को घाटे में देखते हुए भी संकट आया है तो उसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है। इसका 2 प्रमाण तो बहुत सामने है। 2008 में जब दुनिया में आर्थिक मंदी आई, ये प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, खुलेआम में स्टेटमेंट आया कि भारत की खेती ने भारत को मंदी में जाने से बचा लिया। और दूसरा अभी प्रमाण हमने दिया, अभी कोरोना काल में सब चीजों को जो धीरे धीरे अपने कॉर्पोरेट को दे दिया है, तो उसने क्या किया? अर्थव्यवस्था को -23 पॉइंट नीचे गिरा दिया, पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव। इस दौर में भी खेती ने ही 3% का विकास दर दिखाया, चूंकि ये किसानों के हाथ में। तो इस संकट में भी तो हमने परीक्षा दी, तो इसका तो हमें रिवार्ड मिलना चाहिए था, इसका तो हमें पुरस्कार मिलना चाहिए था। और आप पॉलिसी क्या लेके आ रहे हैं? कोरोना काल है, लोग घर में बंद हैं, तो इस समय 2 कानून लेके आए। एक ले आए पहले 40 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड ले आए। मजदूरों को बंधुआ बनाना है, उसी मजदूरी में 12 घंटा काम करना है। जो अमेरिका की ऐतिहासिक लड़ाई के बाद दुनिया भर में लड़ाई जीती गई, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, 8 घंटा मनोरंजन का, उसको आपने पलट दिया। तो श्रमिक वर्ग पर हमला कर दिया और दूसरा किसानों पर हमला किया। 3 कृषि कानून ला करके खेती को किसानों के हाथ से छीन करके कॉर्पोरेट के हाथ में देने का इंतजाम कर दिया। और
अल्पमत था, बहुमत नहीं था। वहां सीसीटीवी कैमरों को बंद करके और जिस हरिवंश का नरेंद्र मोदी ने पीठ ठोका था कि बहुत अच्छे रेफरी हैं ये सभापति बनाएंगे तो अच्छे रेफरी की भूमिका निभाएंगे, तो ये पीठ क्यों ठोका गया था ये दिखाई दे गया। हरिवंश ही थे उस समय स्पीकर के चेयर पर और मेज थपथपा करके कानून पास कर दिया गया। चैलेंज विधानसभा के राज्यसभा के लोगों ने किया कि वोटिंग हो, वोटिंग नहीं करवाया गया। हम लोग मेंबर ऑफ असेंबली रहे हैं, खुदामा जी यहाँ बैठे हैं, कोई एक मेंबर चैलेंज कर देगा किसी प्रस्ताव पर कि नहीं ये मेज थपथपा करके पास नहीं हो, ये प्रस्ताव बहुमत से नहीं है, तो तुरंत वोटिंग होगी, दरवाजा बंद होगा, स्पीकर वोटिंग करवाएगा, जो उपस्थित है अल्पमत बहुमत से पास होगा। लेकिन ये नियम नहीं माना गया। इन कानूनों को पास करने में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई और इस कानून में यह भी लिख दिया गया कि अगर कंपनी के साथ डिस्प्यूट होगा तो किसान कोर्ट नहीं जा सकते, वो एसडीओ तय करेगा डिस्प्यूट को। तो एसडीओ को तो कंपनियां वेतन दे देंगे, जितना सरकार देती है उससे ज्यादा प्रत्येक महीना बांध देंगे कि एसडीओ तुमको हम इतना दे रहे हैं। वो न्याय क्या करेगा? देश की खेती को हम बिकने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। ये तीनों कानूनों के जरिए, पहला कानून कृषि उपज वाणिज्य व्यापार संवर्धन सुविधा ब्रैकेट में है, कानून 2020। इसके जरिए वो कृषि उपज पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके जरिए वो सरकारी जो खरीद का पूरा सिस्टम है, जो मंडी सिस्टम है, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। मांग हमारी ये थी कि अभी 6% जो खरीद होती है, केवल कुछ फसलों की जो खरीद होती है, इसको सभी फसलों तक बढ़ाओ और सबके खरीद की गारंटी करो। जो भी उपज बेचना चाहता है, बटाईदार हो, किसान हो, उसके फसल खरीद की गारंटी करो और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जारी करती है उस पर खरीद की गारंटी करो। हमारी यह मांग थी और इस पर लड़ाई चली। मोदी ने कहा भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2014 में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। हमारी यह मांग थी कि C2 प्लस 50% MSP तय हो, लेकिन सरकार की तो नीयत खराब थी। इस मांग को लागू करने के बजाय उन्होंने मंडी सिस्टम खत्म करने का ही निर्णय ले लिया और नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं कि MSP था, है और रहेगा। कैसे रहेगा? मंडियां चलती हैं सरकारी सहयोग से, वो सपोर्ट खींच लिया जाएगा और मंडी के दरवाजे पर अडानी और अंबानी के गोदाम लग जाएंगे तो उधर शिफ्ट हो जाएगा पूरा। एक आध साल तक यह भी हो सकता है कि जैसे ये जियो का सिम कुछ दिन फ्री मिलता था, वैसे ही थोड़ा सा दाम बढ़ा करके अनाज को खरीद लेंगे और जब सिस्टम फेल हो जाएगा तो उसको बंद कर देंगे। और आपने दूसरा क्या लिया? आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। दाल, दलहन, तेलहन, आलू, प्याज, यह अब आवश्यक वस्तु में नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यापारी जितना चाहे उतना अनाज का स्टॉक कर ले, दाल का स्टॉक कर ले, तेलहन का स्टॉक कर ले, आलू प्याज का स्टॉक कर ले। ये आपने संशोधन कर दिया। इसका क्या नतीजा होगा? जब हमारी फसल आएगी तो कौड़ी के दाम खरीद लिया जाएगा, लाखों टन आलू प्याज गोदाम में जमा कर लिया जाएगा और फिर 150 रुपये, 125 रुपये किलो आलू और प्याज बेचा जाएगा। इसका मतलब यही होगा। यह ऐतिहासिक कानून बना था बंगाल के सूखा के बाद 1942-43 में, जिसमें 34 लाख लोग भूख से तड़प के मरे थे। तड़प करके व्यापारी स्टॉक कर लेते थे, महंगा बेचते थे, गरीब नहीं खरीद पाता था
और भूख से तड़प कर मर जाता था। उस ऐतिहासिक कानून को मोदी ने बदल दिया। तो ये दोनों कानून मिला करके जोड़ लीजिए तो होगा क्या, इसका प्रभाव क्या होगा? अनाज को वो मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। अभी आप पूरा गुलाम नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ा दिया, बेरोजगारों की फौज भी वेतन को कम कर दी। इतना में ही काम करना होगा, कोई सेवा शर्त नहीं रहेगी, जब मन में आएगा तो निकाल देंगे। लेकिन तब भी गुलामी में एक बात बाकी रह जा रही है, आप जिंदा जो रह रहे हैं, भूख कम से कम खाने को मिल जा रहा है। अगर खाने पीने की चीजों पर कब्जा हो जाए तो आप उनके इशारे पर नाचने लगेंगे। वो पहले होता था ना, राजा का किला जोड़ा जाता था तो मजदूरी नहीं दी जाती थी, केवल भोजन दिया जाता था और काम दिया जाता था। वही जगह पहुंचाना चाहते हैं, रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। और बिल्कुल अभी हमने साथी ने भी कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा कि ये किसानों को केवल प्रभावित करने की बात नहीं है। अगर सरकारी खरीद नहीं होगी अनाजों की तो सरकारी वितरण भी नहीं होगा, जन वितरण प्रणाली बंद होगी, गरीबों को मिलने वाला राशन बंद होगा, आंगनबाड़ी का पोषाहार योजना बंद होगा, मिड डे मील बंद होगा। ये अंबानी अडानी के हाथों 200 और 300 रुपये किलो चावल खरीद करके वो 2 रुपये और 5 रुपये किलो नहीं बटेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो किधर ये ले जा रहे हैं देश को? और तीसरा जो कानून है, ठेके पर खेती। खेत हमारा है लेकिन मर्जी चलेगा पूंजीपति का। लीज पर खेत 20 साल के लिए 30 साल के लिए दे दिया जाएगा, वो जो चाहेंगे वो खेती होगी। हमने ये झेला है, बिहार में भी झेला है। अंग्रेजी राज में 3 कट्ठिया प्रणाली थी। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा किसान को नील की खेती के लिए अंग्रेजों को देना पड़ता था। हमें जरूरत होती थी गेहूं की और वो खेती करते थे नील की। नील बेच करके दुनिया के बाजार में कमाएंगे। वही सिस्टम फिर से लाना चाहते हैं। एक जिला में एक फसल। अभी आपका इलाका में देखते आ रहा हूं, वैरायटी फसलों की है, तरह तरह की फसल लगी हुई है अगल बगल में ही। इतना वैरायटी देश के किसी कोने में नहीं होता है। और ये कह रहे हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप। ये निर्णय ले रहे हैं कैबिनेट में कि चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार और मक्का, इन 6 फसलों से इथेनॉल बनाया जाएगा। जिस देश में पहले से ही भूखमरी इतनी है कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 देशों की सूची में 94 नंबर पर है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हमारी बुरी हालत है। वहां पर खाने पीने के अनाज से इथेनॉल बनाने की बात हो रही है। क्या होगा? खाना घटेगा, भूख और बढ़ेगी, भूख का भूगोल बढ़ेगा, गरीब आदमी मरेगा। ये निर्णय ले रहे हैं। निर्णय ले लिया। हमारे बिहार में नीतीश बाबू ने कहा कि जो इथेनॉल बनाने के लिए अनाजों से फैक्ट्री लगाएगा उसको हम पूरा इंसेंटिव देंगे, उसको मदद करेंगे। तो ये लोग कहां देश को ले जाना चाहते हैं? पूरे देश में भूखमरी पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए किसान आंदोलन के सामने लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है और देश भर के किसानों को लड़ना होगा। पूरा हिंदुस्तान में इस आंदोलन को खड़ा करना होगा। पंजाब, हरियाणा को हमें सैल्यूट करना होगा कि उन्होंने पहले लड़ाई छेड़ दी। और एक अच्छी बात है, यह आंदोलन कुछ बड़े बड़े काम कर रहा है। यह आंदोलन देश को जगा रहा है। आज जितना देर हो रहा है उतना और विमर्श गहरा हो रहा है। अब तो लड़ाई लग रहा है, आखिर मोदी पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? जो अंग्रेजी अखबारों के एडिटोरियल आर्टिकल्स आ रहे हैं पूंजीपतियों के कहने पर, तो हमें तो यही लग रहा है कि लगता है कि लड़ाई
देश की दो रणनीतियों के बीच आमने सामने खड़ी हो गई। विकास का कॉर्पोरेट मॉडल या प्रो पीपुल मॉडल, जनपक्षीय मॉडल, इसमें आमने सामने की टक्कर होती हुई दिख रही है। क्या रास्ता? और देश के बुद्धिजीवियों के सामने, तमाम लोगों के सामने अब जनपक्षीय मॉडल को बनाने का, सैद्धांतिक कसरत करने का भी, नीचे जमीनी आंदोलन खड़ा करने का भी ये मौका मिल गया है। इस पर हो कोशिश। हम नहीं समझते हैं कि इतना ज्यादा विचार विमर्श अतीत में किसी आंदोलन में करने का मौका मिला है। 1857 में भी नहीं मिला था, 1942 में भी नहीं मिला था और 74 के आंदोलन में भी नहीं मिला था। लेकिन ये किसान आंदोलन इतना मौका दे रहा है कि पूरा देश में एक वैकल्पिक रणनीति पर बात हो। दुनिया के देश समर्थन दे रहे हैं, अमेरिका के देश समर्थन दे रहे हैं, कनाडा से समर्थन आ रहा है। मोदी उसको हल्के ढंग से बोल रहे कि विदेशी ताकतों का समर्थन है। विदेशी ताकतों का मामला नहीं है। मामला ये है कि कॉर्पोरेट खेती, पूंजीवादी खेती जिस तरह से उनके जगह में भी फंसी है आकर के, धरती के नीचे का पानी खत्म हो गया है, हवा खराब हो गई है, जहर हो गया है मिट्टी, प्रदूषण हो गया है, पर्यावरण का संकट है, तो भारत के किसान आंदोलन में उन्हें भी एक आशा दिखाई दे रही है कि लगता है कि दुनिया को एक नया रास्ता भारत का किसान आंदोलन देगा। अगर अमेरिका के दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवी नोम चॉम्स्की प्रोफेसर का किसान आंदोलन के समर्थन में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण काम देश के इस किसान आंदोलन ने किया है। हम मोदी जी को एक बात के लिए जरूर धन्यवाद देते हैं कि आपने 3 कानून ला करके, एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट था, आपको तो कानून लाना ही नहीं चाहिए था, यही गैर कानूनी। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। बिहार की सरकार अपने एग्रीकल्चर के लिए कानून बनाएगी, महाराष्ट्र की सरकार अपने एग्रीकल्चर के लिए कानून बनाएगी। तो आप बंबई तक जाते, बिहार के लोग पटना तक जाते, उत्तर प्रदेश के लोग लखनऊ तक जाते, पंजाब के लोग चंडीगढ़ जाते। लेकिन ये सेंट्रल कानून बना करके हिंदुस्तान के किसानों को एकजुट होने का मौका जो मोदी जी ने दिया है, इसके लिए जरूर इनको हम धन्यवाद देते हैं। क्या पूरे का देश का सेंटीमेंट एक हो रहा है। आज बॉर्डर किसान आंदोलन की चर्चा केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में भी उसी शिद्दत के साथ हो रही है जिस मजबूती के साथ महाराष्ट्र में हो रही है। तो ये अच्छा है। वे देश के में सांप्रदायिक विभाजन कर रहे हैं, देश में क्षेत्रीय विभाजन कर रहे हैं, भाषा के आधार पर लड़वा रहे हैं। ये कभी हुआ था आजादी के बाद कि 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर गोली चलाए? अरे इस देश में हुआ? असम और महाराष्ट्र की पुलिस ने एक दूसरे पर गोली ही नहीं चलाई। 5 पुलिस के जवान असम के मारे गए। तो क्या करवा रहे हैं ये? तो मैं कह रहा हूं कि इनकी राजनीति विभाजन की है और देश का किसान आंदोलन इसमें एकजुटता बना रहा है, जोड़ रहा है, फिर से एकता बना रहा है। इस देश की एकता बनी थी आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, कंपनी राज के खिलाफ लड़ते हुए। नहीं तो पहले तो राजाओं का अलग अलग राजे थे, इतना दूर तक इनका राज है, इतना दूर तक इनका राज है, इतना दूर तक इनका राज है। लेकिन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में एक राष्ट्रीय चेतना बनी, देश एकताबद्ध हुआ, एक अखिल भारतीय चेतना बनी। फिर मोदी जो अंग्रेजों के बीच छूट रहे हैं, इनके पुरखे आरएसएस के लोग, उस समय भी अंग्रेजों के खिलाफ ये नहीं थे, उस समय भी अंग्रेजों के पक्ष थे। तो आज फिर से ये देश को बांट रहे हैं, किसान आंदोलन देश को जोड़ रहा है। ये जो यात्रा निकल रही है, हम जो और आपकी भावना मिल रही है, जुड़ रही है, इससे देश बन रहा है। बॉर्डर पर कर्नाटका की टीमें भी आती हैं उसी जोश के साथ, और पूरे एकता के हर लिहाज से, जाति, धर्म, लिंग का कोई फर्क नहीं है। देश की महिलाओं ने, हरियाणा की महिलाओं ने
जब संकट में किसान आंदोलन आया तो हजारों की ताकत में आकर के झंडा थाम लिया। इसलिए कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन देश को कुछ बहुत बड़ा दे रहा है। मोदी एक तरफ हर तबके पर हमला बढ़ा रहे हैं, देश में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, तो ये किसान आंदोलन जोड़ रहा है देश से। अभी तक ट्रेड यूनियन मूवमेंट को इन्होंने पराजित किया, अन्य लोगों को भी पराजित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसान आंदोलन ने उन सब को नए सिरे से जगा दिया। ये इसकी बड़ी विशेषता है। आशा का केंद्र बना हुआ है किसान आंदोलन, इसलिए इसको ताकत देना है। हम पूछना चाहते हैं, लॉकडाउन में रास्ते में बात हो रही थी कि महाराष्ट्र में भी, इस इलाके में भी कोई ऑटो चलाता है, कोई दुकानदारी चलाता है, कोई पार्ट टाइम नौकरी करता है, लेकिन एक पैर उसका जमीन में रहता है, घर पर थोड़ा सा खेती भी कर लेता है, मवेशी भी पाल करके थोड़ा सा पशुपालन भी कर लेता है। वो जीवन का आशा है, अंतिम आशा है। कोरोना काल में हमने देखा 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले लोग, ट्रेनें बंद थी, किस आशा से लौट रहे थे कि गांव जाएंगे तो भूख से मरेंगे नहीं, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, कमा करके खा लेंगे, जिएंगे। इस भरोसा को भी ये खत्म कर देना चाहते हैं कानून। इसीलिए हमें लड़ना ही होगा, डू और डाई की स्थिति है। और तमाम लोग, आप सभी लोग विभिन्न मोर्चे पर सक्रिय रहने वाले लोग हैं। हमें पता है, कोई शुगर मिल में, कोई कहीं, पेंशनर सोसाइटी यहाँ बनी हुई, उसके लीडर्स यहाँ हैं। तो सब लोगों ने आपने पहले मोर्चा लिया है कहीं न कहीं, अब थोड़ा रिटायरमेंट के मूड में है। तो हमारा कहना है कि रिटायरमेंट का मूड त्याग दीजिए। कुंवर सिंह ने कहा था कि आजादी की जंग भी लगी 1857 की 80 बरस की उम्र में, लेकिन क्या करें, लड़े। और जब अंग्रेजों की गोली लगी तो बांह काट करके गंगा में डाल दिया। तो ये अफसोस है जरूर कि हमने तो आजादी की थी। महाराष्ट्र का बेटा राजगुरु भी भगत सिंह के साथ फांसी का कट्टा चुमा था। आजादी इसलिए ली थी कि मजदूरों किसानों का राज होगा, बराबरी का राज होगा, खुशहाली आएगी। लेकिन फिर से कंपनी राज लाने की कोशिश चल रही है, तो दोबारा लड़ना पड़ेगा, दोबारा से फिर से उठना पड़ेगा, फिर से संकल्प लेना पड़ेगा। इसके अलावा चारा नहीं है। और गांव-गांव को जगाना होगा। तो मैं यही कहने आया हूं कि महाराष्ट्र में, पंजाब, हरियाणा के लेवल का किसान आंदोलन खड़ा करना है। नए सिरे से संगठन नहीं तो फिर से बनाना है, गांव में कमेटी बनानी, बिल्कुल लोगों को पर्चा देना है कि फिर से खड़ा होना होगा। जुलूस निकालो, गांव-गांव से खड़ा हो जाओ, और भारत बंद में वो ताकत दिखनी चाहिए। भारत बंद में वो ताकत दिखनी चाहिए। मोदी का देश नहीं है, केवल अंबानी अडानी का देश नहीं है। हमने इसको अंग्रेजों से आजाद किया है, हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं। ये उस समय भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे। और बिल्कुल भगत सिंह ने भी कहा था कि ये है सवाल, आजादी का मतलब केवल अंग्रेजों का चले जाना नहीं है। अगर गोरे अंग्रेज चले जाएं, बुरे अंग्रेज आ जाएं और हमारा उसी तरह से शोषण करना चाहें तो आजादी नहीं होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, गांधी जी से कहा था कि आपकी आजादी की लड़ाई में अगर हमारी आजादी का सवाल शामिल नहीं है तो ये आजादी पूरी नहीं होगी। जो गरीब हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, उनकी आजादी का सवाल भी इसमें जोड़ना होगा। और आप देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं, घोड़ी पर चढ़ने के लिए दलित की हत्या हो रही, मूछ रखने के लिए हत्या हो रही। किस जमाने में हम लौट रहे हैं? अखबारों में खबरें आती हैं, लड़की बर्तन मांजने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी है, बैठी है, बर्तन धो रही है। कुछ लोग आते हैं और उसको उठा करके कार में बैठाते हैं, लेके चल जाते हैं। ये देश हम बना रहे हैं कि जंगल बना रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम?
इसलिए सवाल बहुत गहरे हैं। और भाजपा के शासन में महिलाओं पर, दलितों पर, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर आर्थिक हमला भी है, भूख से मारने की साजिश भी है और सामाजिक हमला भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ी जंग है। पंजाब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ